अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर अहल बैत से मोहब्बत रखने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि वो अज़ादार बने, और हर अज़ादार की ये ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम एक दफ़ा अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत ज़रूर करे और ज़वार बने। और हर ज़वार की ये ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार अरबईन ज़रूर करें। और जब ये ख्वाहिश दिल में पैदा होती है तो फिर सबसे बड़ा मसला होता है इंसान का कि आखिर इराक़, करबला, नजफ़ तक वो कैसे पहुँचेगा। इसीलिए मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि एक ऐसी सीरीज़ बनाऊं जिसमें आप सबको इस सफ़र के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात मिले, यानी ख़र्चे से लेकर सफ़र में पेश आने वाली मुश्किलात और फ़ायदे सब आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। ओके दोस्तों, अगर आपके जहन में ये ख़्याल आ रहा है कि आप भी अरबईन पे जाएं तो यकीनन सबसे पहले क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। जी हाँ, अरबईन का सफ़र यानी ईरान और इराक़ सफ़र करने के लिए, यानी अगर आप पाकिस्तान से किसी भी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप अपना पासपोर्ट बनाएं। मैं मुख्तसर बात करूँगा। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट बनाना होता है, और आजकल पासपोर्ट की जो फ़ीस होती है नॉर्मल, यानी 5 साल के लिए 3000 रुपये, और अगर आप 10 साल के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो फिर ये फ़ीस आपको 4500 रुपये पड़ती है, और पासपोर्ट आपको मिल जाता है 10 साल के लिए। ठीक है जनाब, अगर आपका पासपोर्ट बन चुका है तो फिर दूसरा मरहला आता है कि आप ईरान और इराक़ कैसे जाएंगे। आजकल ईरान का वीज़ा आप अकेले तौर पर बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और सफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नजफ़ और करबला जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आप इराक़ अकेले तौर पर नहीं जा सकते, यानी आपको किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ता है। ये ग्रुप आपको कहाँ पर मिलते हैं? ये किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आपको मिलते हैं। आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत सारे ग्रुप जाते हैं। आपने सालारों के नाम सुने होंगे यकीनन। अगर आपके शहर से कोई ग्रुप ऐसा नहीं जा रहा तो किसी भी आप ट्रैवल एजेंसी से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको किसी न किसी ग्रुप से ज्वाइन करवा लेंगे। आजकल यानी 2000 जो पैकेजेस मुख्तलिफ चल रहे हैं वो तकरीबन बाय रोड जाने के लिए 1,50,000 के करीब चल रहे हैं, जिसमें आपका ट्रैवल, आपका वीज़ा और आपका खाना पीना सब शामिल होता है। इससे ख़र्चा बढ़ भी सकता है और कम भी आ सकता है। उसके अलावा अगर आपकी जान पहचान अपने सालार से होती है तो फिर भी थोड़ी बहुत रियायत हो जाती है। तो इस तरह आपका ये पैकेज मुकम्मल हो सकता है। उसके बाद बात आती है कि आपका कितना ख़र्चा आएगा और क्या-क्या मुश्किलात आएँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पैकेजेस में आपको बताई नहीं जाती, लेकिन जब आप सफ़र करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये भी आपको करना था। इसके लिए लाज़मी है कि ये जो सीरीज़ है, जिसका ये आप पहला वीडियो देख रहे हैं, ये आप ज़रूर देखें। इसी सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या आगे मुश्किलात आने वाली हैं और कितना ख़र्चा आपको अपने पास रखना है। तो अपने सफ़र की हम शुरुआत करते हैं अपने होम टाउन खैरपुर से। दोस्तों, तकरीबन रात को 10 बजे हमारा ये सफ़र शुरू होता है। हमारे पास 2 रूट होते हैं ईरान जाने के लिए, एक तो तफ्तान बॉर्डर और दूसरा रिमदान बॉर्डर। हम इस वक्त जा रहे हैं तफ्तान बॉर्डर से। तो जनाब, खैरपुर से सक्खर और फिर यहाँ से सीधा कोयटा हमारी पहली स्टेशन है।
दोस्तों, जब भी हम किसी बड़े सफ़र की तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि हम अपने साथ कौन सा सामान साथ लेकर जाएं। तो इस हवाले से एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे इसी चैनल पर, जिस पे मुकम्मल ये मालूमात दी गई है कि आप किसी बड़े सफ़र पे जाएं, यानी ईरान या इराक ज़ियारतों पे जाएं तो अपने साथ क्या क्या आपको साथ रखना है। लेकिन आगे चल के ये तफसील एक बार फिर से मैं देने वाला हूँ, ताकि जो ज़ायरीन ईरान इराक जाना चाहते हैं उनको ये अंदाज़ा हो सके कि वो कौन सा सामान अपने साथ रखें। और ये मालूमात हम दूसरे ज़ायरीन से लेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो अपने साथ क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं। ओके जनाब, इस वक्त हम शिकारपुर के बाईपास पर खड़े हैं और रात के 11:45 इस वक्त हो रहे हैं और सफ़र हमारा जारी है। इस वक्त हमारी बस रुकी है शिकारपुर में और जैसे खाना पीना है तो वो इस वक्त अपना खाने पीने में मसरूफ़ है और थोड़ी देर में हम यहाँ से फिर निकलेंगे इंशाल्लाह। सुबह सवेरे हम कोयटा पहुंच जाएंगे, तो हमारे साथ रहिए और सफ़र को करते हैं जारी। और दोस्तों, बहुत से जवारों को ये पहला झटका होता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि उनको जो फ्री खाना मिलने वाला है वो रास्ते में नहीं मिलेगा। जी हाँ जनाब, जब आप अपने सालारों से या अपने ग्रुप लीडर से या ट्रैवल एजेंट से बात करते हैं तो जब वो खाना फ्री की बात करते हैं तो उसका मतलब हमेशा ये होता है कि खाना फ्री आपको दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ होटल्स में, जहाँ जहाँ आपका स्टे होगा काफ़ी दिनों के लिए, तो फिर आपको खाना वहाँ पर फ्री दिया जाता है। लेकिन जब आप रास्ते में होते हैं तो आपको खाने का बंदोबस्त अपने तौर पर करना पड़ता है। अगर गाड़ी कहीं रुकती है तो वहाँ पर जो खाना आप खाएंगे वो भी आपको अपने खर्चे पर खाना होता है। तो ये बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि खाना आपको अपने या तो फिर साथ रखना है या तो फिर होटल पे अपनी पेमेंट करनी है। दोस्तों, जैसे ही आपकी एंट्री बलूचिस्तान में होती है तो वहाँ पर आपको ईरानी पेट्रोल और डीज़ल आराम से मिल जाता है बहुत सी जगहों पर, और ये सब कुछ ज़्यादातर ड्राइवर्स को पता होता है और वो किसी ऐसे ही पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहाँ पर उनको ईरानी पेट्रोल या फिर डीज़ल मिलता है। और ईरानी पेट्रोल या फिर डीज़ल का रेट देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि क्या रेट यहाँ पर चलता है। रास्ते में इस तरह की 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं जहाँ पर एफसी के नौजवान खड़े होते हैं। वो ज़्यादातर आपको तंग नहीं करते, बस कभी कभी अंदर आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चेक करते हैं और आपका एनआईसी भी कभी कभी देखते हैं। उसके बाद वो आपको आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं। सिबी तक के मैदानी इलाकों के बाद फिर से पथरीला रास्ता शुरू होता है, यानी एक पहाड़ी सिलसिला जो कि कोयटे तक जारी रहता है। बीच में रास्ता या तो बहुत अच्छा है या फिर कहीं पर बहुत ही ख़राब भी मिलता है, यानी रोड बिल्कुल ही उखड़ा हुआ। उसके अलावा जब आप बोलान वैली में जाएंगे तो वहाँ पर इस वक्त
रोड बहुत ही ख़राब है, यानी इस वक्त जो सफ़र किया जा रहा है वो बहुत ही ख़राब रोड पर। ये तकरीबन 1 से 2 घंटे का सफ़र है, जो कि बीच में कहीं कहीं अच्छा रोड भी आ जाता है। और फिर इस तरह चलते चलते सुबह हो गई। हमें यकीनन बहुत ही सवेरे कोयटे में पहुंचना था, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। कोयटा के सफ़र में आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी मिलते हैं, यानी सिपी के बाद। लेकिन ये सफ़र अगर आप दिन में कर रहे हैं या फिर सुबह सुबह का टाइम हो। ओके दोस्तों, इस वक्त हमारा सफ़र जारी है। हम इस वक्त मच में हैं और कोयटा तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा टाइम बाकी है। पूरी रात सफ़र किया है और तफसील आपको ज़्यादा आगे मैं देने वाला हूँ। ओके दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सदाबहार अड्डा कोच का अड्डा कोयटा। थोड़ा सा कोयटा शहर से बाहर है ये अड्डा। और यहाँ तक जैसे जैसे हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी लेट हमारी गाड़ी जो है वो पहुँची है। खैर, अब कोशिश होगी कि सारा जो व्लॉग है तफसीली व्लॉग आप तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। अब से असल व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है कि किस तरह ये सारा कोयटा में रिहाइश वगैरह होती है और कहाँ कहाँ। इस वक्त हम जाएंगे सीधा यहाँ से इमामबाड़गह, जहाँ पे हमें रहना है, और किस तरह वहाँ पे रिहाइश होगी, क्या खर्चा आता है यहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको रिहाइश अलमदार रोड पर करनी है, यानी ज़्यादातर जो ज़ायरीन हैं वो वहाँ पर ही रुकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ़ इमाम बारगाह मौजूद हैं जहाँ पर आपको बहुत ही सस्ती रिहाइश मिल जाती है। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर ही रिहाइश करते हैं। इसलिए वहाँ पर पहुँचने के लिए लाजमी है, अगर आप बस के ज़रिए आते हैं तो सुबह सवेरे ही पहुँच जाएं। अगर आपको लेट हो गई तो फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। बस आपकी बहुत ही दूर खड़ी कर दी जाएगी और फिर आपको दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है, यानी मीज़ान चौक से आप आगे नहीं जा सकते अपनी बस पर।